जय हिंद दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूपी टेट में पूछे जाने वाले मैथ्स के महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, ये वीडियो जो है यूपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से जो भी इसके सलेबस हैं उसके बारे में चर्चा होगी, उससे संबंधित टॉपिक के बारे में चर्चा होगी। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। पहले चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? संख्या पद्धति, या इसको आप कहेंगे अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू किया जाता है। देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम में बेसिक सी बात है कि आप अंक को समझ लीजिए। तो अंक कितने होते हैं? कुल मिला जुला के अंकों की संख्या होती है 10। कितने होते हैं? 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, यहाँ से ले करके 9 तक, यानी कि कुल मिला जुला कर कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। और अंकों की सहायता से ही संख्याएं बनती हैं। कोई भी संख्या अंकों की सहायता से ही बनेगी। एक बात और याद रखिएगा कि ये अंक जो है अपने आप में खुद संख्याएं होते हैं। ठीक है, तो किसी भी अंक का निर्माण, जैसे मान लीजिए कोई अंक हमने लिखा 3, 7, 5, 4, 3, ये अंक है एक। इसमें कई प्रकार के डिजिट है, अंक लगे हुए, ये संख्या बन गई। 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की संख्या बनी है। और ये पांचों अंकों की संख्या अंकों से मिलकर बनी है। तो ये 0 से लेकर के 9 तक के जो अंक होते हैं, इन्हीं से मिलकर संख्याएं बनती हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि संख्याओं के प्रकार। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? संख्याओं के प्रकार, यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसका जो पहला प्रकार है वो है प्राकृतिक संख्या। पहले को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। और इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। क्लियर है? देखिए, जो भी गिनती गिनने वाली संख्याएं होती हैं, जैसे जो कि 1 से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। 2, 3 ऐसे करते हुए कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या है उसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या। और एक चीज और याद रखिएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो है दोस्तों आपकी 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, उसकी कहीं बात नहीं होती। आपसे जब भी पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 1 है। क्लियर? संख्याओं के प्रकार में जो दूसरा प्रकार है वो है पूर्ण संख्या। कौन सा? पूर्ण संख्या। और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहेंगे दोस्तों? होल नंबर। यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, समझिएगा। होल नंबर किसे कहते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए, जो भी संख्याएं हैं, अगर मान लीजिए कि जो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है उसी में 0 मिला दिया, यानी 0 से लेकर के अनंत तक वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहाँ से शुरू है? 0 से शुरू होता है। अब यहाँ पे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो वो होगा आपका 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये है दोस्तों आपका 0 है। 2 क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। क्लियर हुआ? अब जो तीसरा प्रकार है इसका, वो तीसरा प्रकार है पूर्णांक। क्या है दोस्तों? पूर्णांक।
पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्लियर है, इंटीजर्स कहेंगे। अब देखिएगा इंटीजर्स का मतलब हुआ कि माइनस इनफाइनाइट, यानी जीरो से गिनती शुरू होती है, 0 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक प्लस की तरफ। और अगर यहाँ से वापस आए तो -1 -2 -3 ऐसे करते करते माइनस अनंत तक। तो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, पूर्णांक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्लियर। अब जो चौथा प्रकार है, इसका चौथे नंबर का जो जानना है हमको, वो है परिमेय संख्या। क्या दोस्तों, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिएगा, इसके बारे में समझते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। अगर कोई संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिखें, किसके रूप में, p/q के रूप में लिखें, यानी बटे के रूप में लिखें, और कंडीशन ये लग जाए कि q का मान कभी भी 0 के बराबर ना हो, यानी कि ये जो नीचे वाला हर है ये वाला, ये कभी भी 0 ना हो, तो वो कैसी होगी संख्या, परिमेय संख्या कहलाती है। और यह कंडीशन ये और है कि यहाँ पे जो p है और जो q है, ये दोनों क्या है दोस्तों, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। चाहे नेगेटिव पूर्णांक हो चाहे पॉजिटिव पूर्णांक हो, लेकिन वो पूर्णांक होने चाहिए। जैसे कि उदाहरण में अगर हम लिखते 4/1 या फिर 5/2 या फिर 5/6 या फिर 0/7 या फिर 8 लिख दे, तो ये सब जो हैं वो क्या है, आपके परिमेय संख्या। जैसे 4/1 में नीचे वाला हर जो है 1 है, यहाँ पे हर क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है 7 है। अब अगर ऊपर 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन अगर कभी भी नीचे 0 हो गया, यानी कि अगर ऐसे हो गया 7/0, तो ये परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए चौथे के बाद जो हमारा पांचवा प्रकार है, पांचवा प्रकार है दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि इसी को कहेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। समझिएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय, एकदम सिंपल सा याद रखिएगा, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। जैसे कि अगर हमने लिख दिया करड़ी में 2, और इसका मतलब होता है 2 के पावर 1/2। करड़ी में हमने लिख दिया 5, तो इसका मतलब होता है 5 के पावर 1/2। तो ये सब किस में आते हैं, अपरिमेय संख्या में आते हैं। क्लियर है। अब एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, नोट पॉइंट ये है आपका कि जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, जितनी भी क्या है अभाज्य, अभी आगे पढ़ेंगे, जितनी भी अभाज्य संख्या है, अगर उसका वर्गमूल ले लिया जाए तो वो बन जाता है अपरिमेय। क्या बन जाता है, अपरिमेय। जैसे कि 11 एक अभाज्य संख्या, अगर इसको आप करड़ी में कर देंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो ये क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलेंगे, अपरिमेय संख्या तक तो क्लियर हो गया होगा। अब जो छठवां प्रकार इसका आता है वो आप समझेंगे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में कहा जाएगा इवन नंबर। क्या कहा जाएगा, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, एकदम आसान सा समझना है कि ऐसी संख्या, अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, यानी कि कट जाए, तो उसे कहेंगे सम संख्या। जैसे कि हमने लिखा 7 2 8, ये 2 से कटेगा तो ये एक प्रकार की सम संख्या है। 6 5 4 3 6, ये भी 2 से कटेगा तो ये एक प्रकार की सम संख्या है। और याद रखिएगा कि अगर किसी संख्या में लास्ट का अंक यानी इकाई का अंक 0 है या फिर 2 है या फिर 4 है या फिर 6 है या फिर
8 है तो वो संख्या सम होगी, इसका मतलब कि वो 2 से कटेगी, 100% वो 2 से कटेगी। क्लियर हो गया सम संख्या। अब इसी तरह से अगला जो हम समझेंगे 7वां प्रकार जो है वो है दोस्तों आपका विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। ठीक ना। विषम संख्या को इंग्लिश में आप कहेंगे ऑड नंबर्स। क्या कहेंगे? ऑड नंबर्स। विषम संख्या को हम लोग कहेंगे ऑड नंबर्स। देखिए, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो, किससे? 2 से विभाजित नहीं हो तो उसे कहेंगे विषम संख्या। 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक जो है 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ऐसी संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 7 2 6 5 3, तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये क्या है? विषम संख्या। मैंने लिख दिया 1 6 5, ये भी 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या है। 6 3 1 3, ये भी 2 से नहीं कटेगा। ये सब कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं होती है। क्लियर है? अब आगे समझिएगा, 2 नोट पॉइंट याद रखिएगा। नोट पॉइंट आपको बता दिया जाता है। पहला नोट पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो संख्या 1 है, संख्या जो 1 है, ये सम मतलब कि समभाज्य में भी नहीं आता है, अभाज्य में भी नहीं आता है। ठीक ना। इसको समझिएगा, नोट पॉइंट याद रखिएगा कि संख्या 1 जो है ये भाज्य भी नहीं है। क्या है? भाज्य में भी नहीं इसको रखेंगे और ना ही अभाज्य में रखेंगे। क्लियर। और इसी तरह से दूसरा नोट पॉइंट है कि जो संख्या 2 है, संख्या कौन सी? 2, ये 2 है एक सम संख्या, लेकिन ये एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि क्या है? अभाज्य है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। जो 8वां प्रकार है वो है दोस्तों आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, और इसको कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक ना। देखिए, अभाज्य संख्या में सबसे खास बात ये होती है कि इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल 2 गुणनखंड होते हैं। याद रखिए, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड कौन कौन से? या तो 1 होगा, या तो 1 होगा, या तो वो स्वयं संख्या होगी। इसका मतलब या तो वो संख्या 1 से कटेगी या सिर्फ अपने आप से कटेगी, तो इसे हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि अगर बात कर ली जाए 2 की, 3 की, 5 की, 7 की, 11 की, 13 की, 17 लिख दिया जाए, 19 लिख दिया जाए, 23 लिख दिया जाए, तो ये सब क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। क्लियर है यहाँ तक? आप समझिएगा। यहाँ पे जैसे किसी भी एक को उठा लीजिए, मान लीजिए कि आप 7 को उठा लीजिए, तो 7 किससे कट रहा है? या तो 1 से कटेगा, या तो 7 केवल 7 से कटेगा। ये केवल 2 ही लोगों से कटता है, तो इस वजह से इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर। अब अगर बात कर ली जाए 1 की, कि 1 को हम अभाज्य क्यों नहीं मानते? क्योंकि 1 का 2 गुणनखंड नहीं होता है, केवल 1 ही गुणनखंड है। 1 केवल 1 से ही कटता है। इस वजह से 1 को हम ना तो भाज्य मानेंगे और ना ही अभाज्य मानते हैं। क्लियर। 8 तक हो गया होगा। अब 9वां जो इसका प्रकार है वो है दोस्तों सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य, इसका नाम बार बार आने वाला है। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। क्लियर है? को प्राइम नंबर। समझिएगा, अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई पेयर बन जाए, जोड़ा बने कोई संख्याओं का, 2 संख्याओं का जोड़ा ऐसा बने कि उसका मस कितना हो? 1 हो, यानी कि उसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो।
यानी कि इसका म स अगर निकालेंगे तो म स कितना होना चाहिए, हमेशा अगर एक आ रहा है या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो केवल और केवल एक है, केवल एक और कोई संख्या नहीं, तो उसे हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या। जैसे अगर जोड़ा बना लिया जाए 3 और 4 का तो इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक आएगा। इसी तरह से 13 और 15 को भी अगर बना लिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्याओं का प्रकार है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट यानी कि 10वां जो प्रकार है संख्याओं का वो है दोस्तों आपका पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, ठीक ना। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि एक पहले की संख्या, यानी कि एक पहले, ये याद रखिएगा पूर्ववर्ती का मतलब। जैसे कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कि 72 लिखा गया, तो 72 से पहले आपका पड़ेगा 71, तो ये जो 71 है ये 72 का पूर्ववर्ती कहलाता है। यानी कि अगर आप संख्या कोई ले रहे हैं और संख्या में से अगर आप एक घटा दें तो आपको मिलेगा पूर्ववर्ती, मिल जाता है। एकदम आसान सी बात है। जैसे मान लीजिए हमने संख्या ले लीजिए 462 और इसमें से एक घटा दीजिए तो ये मिल गया 461, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 461 है ये 462 का पूर्ववर्ती है। यानी कि एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो उसे हम कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। क्लियर है? और इसी तरह से जो 11वां जो हमारा टॉपिक होगा वो है अनुवर्ती संख्या। कौन सा दोस्तों? अनुवर्ती संख्या। समझिएगा, अनुवर्ती का मतलब होता है कि एक आगे, एक आगे, यानी कि कोई भी संख्या जैसे दी गई है, अगर कोई संख्या है और संख्या में अगर आप एक जोड़ दे रहे हैं यानी एक आगे चले जा रहे हैं तो आपको मिल जाता है अनुवर्ती, मिल जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? उदाहरण की तरह समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 462, अब इसमें 1 जोड़ दीजिए तो ये मिल जाएगा आपका 463 मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि जो 463 है ये 462 का अनुवर्ती है, यानी कि एक आगे है। तो अगर आपको अनुवर्ती निकालना है तो आप उस संख्या में कितना जोड़ेंगे? एक जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा अनुवर्ती। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे समझेंगे। आगे का जो टॉपिक है हमारा वो इस प्रकार है, हमको समझना है आरोही क्रम। कौन सा क्रम दोस्तों? आरोही क्रम। इसके बारे में समझते हैं। आरोही क्रम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे असेंडिंग आर्डर, ASCENDING, असेंडिंग आर्डर यानी कि आरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम को आप कहते हैं बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम, यानी कि इसमें धीरे धीरे आगे संख्याएं बड़ी होती जाती हैं। अगर मान लीजिए कि संख्या दी गई है और उसे कुछ इस क्रम में रखा जाए, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस क्रम में रखा जाए तो इसे कहते हैं आरोही क्रम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक छोटी सी संख्या मैंने लिख दी 86932 मैंने कहा इसको आरोही क्रम में लिखिए, तो आप इसमें सबसे पहले छोटा यानी 27 को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा यानी 87 को लिखेंगे, 86 को, फिर उससे बड़ा यानी 93 को लिखेंगे। तो ये जो क्रम बनता है दोस्तों ये कौन सा है? आरोही क्रम है। जैसे उदाहरण की तरह अगर समझा जाए तो जैसे मान लीजिए 8899 एक संख्या हो गई, ठीक। दूसरी संख्या हो गई 9713, तीसरी संख्या मान लीजिए हो जाती है 8713, ये हो गई। और चौथी संख्या एक मान लीजिए 1819। ये 4 संख्याएं हैं, इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें से आप सबसे छोटी संख्या निकाल लेंगे और सबसे छोटी संख्या है 1819।
अब आप इससे बड़ी संख्या खोजेंगे तो इससे बड़ी संख्या मिलेगा 8713, और इससे जस्ट बड़ा देखेंगे तो 8899, और सबसे बड़ा अगर देखेंगे तो 9713। तो ये कौन सा क्रम बन गया दोस्तों? आपका आरोही क्रम। याद रखिएगा, ये कौन सा क्रम बना? आपका आरोही क्रम बन गया। क्लियर हो गया है यहाँ तक? चलिए आगे चलेंगे और अब हम लोग सीखेंगे अवरोही क्रम। इसको सीखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है कि आरोही का उल्टा है ये अवरोही क्रम। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, अगर आप बड़े से, इसको कहते हैं घटता क्रम। कौन सा क्रम कहते हैं? घटता क्रम। यानी कि अगर कोई संख्या पहले सबसे बड़ी लिखी जाए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो ये जो क्रम बनता है इसको कहते हैं अवरोही क्रम। क्या कहते हैं दोस्तों? अवरोही क्रम कहा जाता है। क्लियर हो गया वहाँ यहाँ तक? जैसे अगर उदाहरण के द्वारा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो 7268 मान लीजिए है, 5396 है, 9285 है और 7685 है। ये इस तरह की संख्याएं दी गई हैं, और इसको कहा जाए कि अवरोही क्रम में लिखो तो सबसे बड़ा आप सबसे पहले लिखेंगे। यानी ये हो गया सबसे बड़ा, यानी 9285, और इससे छोटा कौन सा है? 7685, और इससे छोटा आपका हो गया 7268, और इससे छोटा भी हो गया आपका 5396। तो ये जो क्रम बना दोस्तों, ये आपका हो गया अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। क्लियर हो गया होगा? आरोही और अवरोही आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे ये सीखेंगे कि जैसे संख्याओं की रीडिंग कैसे होती है, किसी भी संख्या को पढ़ने का या लिखने का तरीका कितना होता है, कौन कौन सा होता है। तो दो तरीके माने जाते हैं। एक है आपका राष्ट्रीय तरीका, ठीक ना। राष्ट्रीय तरीका जो है, राष्ट्रीय संख्याएं लिखने का तरीका जो है वो कुछ इस प्रकार से है, समझिएगा। ऐसे मान लीजिए कि ये कुछ संख्या लिखी गई है, कुछ अलग अलग बॉक्स में मैं बना देता हूँ इस तरह से। हमने यहाँ पे एक कुछ बॉक्स बना लिया इस तरह से, और यहाँ पे हमने कुछ संख्याएं लिख दी 3 2 6 8 5 0 9 7 6 4, इस तरह से कुछ लिख लिया। और अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, देखिए। ये वाला जो कॉलम, यानी पहले आपका आएगा इकाई, और इसके बाद क्या आएगा? दहाई, और इसके बाद आएगा आपका सैकड़ा, और इसके बाद आएगा आपका हजार, और इसके बाद आएगा आपका 10,000, और इसके बाद आएगा आपका लाख, और इसके बाद आएगा 10 लाख, और फिर आप पढ़ेंगे करोड़, और फिर उसके बाद आएगा 10 करोड़। देखिए 10 करोड़ से ऊपर संख्याएं नहीं जानी है, ठीक ना। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इसको बोलते हैं अरब। फिर आगे आएगा 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, बहुत सारी संख्याएं। तो अगर इस मेथड से आप पढ़ रहे हैं, जैसे इसको अगर पढ़ा जाए तो 4 अरब 67 करोड़, फिर उसके बाद 90 लाख 58,623, इस तरह से आप कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ये राष्ट्रीय तरीका है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय तरीके की बात कर ली जाए तो वो कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय तरीका कुछ इस तरीके से होता है, जिस समझिएगा। फिर से वही कॉलम मैं बनाता हूँ इस तरह से, और इसी कॉलम में हम लोग फिर से समझेंगे। से कॉलम बना लिया, बन गया। अब इसमें कुछ संख्याएं लिख, जैसे मान लीजिए 4 6 8 3 2 9 7 0 8, ठीक ना। अब इसको पढ़ना कैसे, या इसको 8 कर लीजिए। पढ़ना कैसे समझिएगा, ठीक। यहाँ पे पहले आपका वही रहेगा इकाई, फिर रहेगा दहाई, फिर आप पढ़ेंगे सैकड़ा, फिर पढ़ेंगे हजार, फिर पढ़ेंगे 10,000। अब यहाँ से चेंज, ये हो गया 100,000, 100,000, और 100,000 के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है मिलियन। क्या होता है?
मिलियन, उसके बाद ये आ गया 10 मिलियन, और फिर इसके बाद आ गया आपका 100 मिलियन। ठीक ना। अब अगर इसको आपको पढ़ना है तो इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, 887 मिलियन, ठीक ना, 923,864। ये जो तरीका है ये अंतर्राष्ट्रीय तरीका है, कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा जातीय मान। याद रखिएगा, जातीय मान, यानी कि इसको इंग्लिश में आप कहेंगे फेस वैल्यू। क्या कहेंगे? फेस वैल्यू। देखिए, फेस वैल्यू का मतलब जो अंक है, यानी कि अंक का स्वयं का मान। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि अंक का स्वयं का मान, स्वयं का मान, चाहे ये अंक कहीं भी हो, उसका जो मान होता है उसी को आप लेंगे। ठीक ना। जैसे लिख दिया गया 72659 में 8 की फेस वैल्यू बताओ। किसकी फेस वैल्यू? 8 की। तो दोस्तों 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। अगर 7 की फेस वैल्यू पूछा जाए तो 7 की फेस वैल्यू कितना ही होगी? 7 ही होगी। क्लियर। अब थोड़ा सा एक और समझते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया 723.45, यानी दशमलव वाला आ गया, और आपसे कह रहा है कि चलो भैया आप 4 की फेस वैल्यू बता दो। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होता, दशमलव से भी कोई मतलब नहीं। 4 की फेस वैल्यू कितना होगी? 4 ही होगी। 2 की फेस वैल्यू कितना होगी? 2 ही होगी। 7 की फेस वैल्यू कितना होगी? 7 ही होगी। यानी कि जो अंक का खुद का मान है उसी को आप फेस वैल्यू कहते हैं। क्लियर है। अब इसी तरह से समझ लेते हैं एक और टॉपिक, स्थानीय मान। कौन सा? स्थानीय मान, यानी कि इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेस वैल्यू। अब इसको समझिएगा कि प्लेस वैल्यू क्या है। देखिए, इसमें होता है स्थान का मान, स्थान का मान। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है, कुछ इस तरह से दी गई है संख्या कि 82865। इसमें हर स्थान का अलग अलग स्थानीय मान, जैसे 5 इकाई के जगह पे, 6 दहाई के जगह पे है, 8 सैकड़ा के जगह पे, 2000 के जगह पे, और 8 10,000 के जगह पे है। तो सबका स्थानीय मान अलग अलग होता है। 5 का स्थानीय मान 5 होगा, 6 का स्थानीय मान दहाई के जगह पे है, दहाई का मतलब 10 यानी कि 60 होगा, और इकाई का मतलब 1 यानी कि 5 होगा। इस तरह से आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं, या ऐसे सिंपल 8 लिखिए, 8 के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो, यानी सैकड़े की जगह पे 100 का गुणा न करके आप डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर आपको 2 का निकालना है तो 2 का हो जाएगा 2, 3 अंक है तो 3 जीरो। इस तरह से आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दशमलव में दे दिया गया 323.459, अब इसमें आपसे पूछ दिया कि चलो भाई आप 3 यानी कि 2 का स्थानीय मान बताओ। किसका? ये जो 2 है इसका स्थानीय मान बताओ। तो आप ऐसे 2 खींचोगे और यहाँ पे 1 अंक है, 1 अंक यानी कि 20 होगा इसका स्थानीय मान। अब दशमलव की इधर आपको नहीं गिनना होता है, केवल दशमलव तक। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछ दे कि 5 का स्थानीय मान बताओ, तो फिर से वही काम, आप 5 लिखोगे लेकिन बटा में करोगे और दशमलव के जगह पे 1 मानोगे, और कितने अंक तक आप जा रहे हो? 2 अंक तक, तो 2 जीरो, यानी कि 5/100। भाग देकर देखना है, या फिर ऐसे समझिए ना, 5 है 5 लिखिए, नीचे कितना है? 2 जीरो है, तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 अंक तो 5 हो ही गया, 1 जीरो और आगे बढ़ा दीजिए, कितना अंक हो गया? 2 अंक। अब यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, अब इसके आगे जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि स्थानीय मान किस तरीके से निकाला जाता है, दशमलव का हो स्थानीय मान या फिर किसी और संख्या का स्थानीय मान कैसे निकलाएगा। क्लियर हो गया होगा स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ेंगे और आगे हम समझेंगे विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच करना, विभाज्यता की जांच। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी संख्या किससे किस नियम से कटती है। जैसे कि बहुत आसान सी बात है कि पहला है कि 2 से विभाज्यता आपको देखना है। 2 से
विभाज्यता अगर आपको पता करना है तो बहुत आसान सा तरीका है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इसमें से अगर कोई भी संख्या किसी भी संख्या के इकाई अंक में है तो वो संख्या 2 से कटेगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 7286, लास्ट में कितना यहाँ पे आ रहा है, 6 आ रहा है, ये इकाई पे 6 हो गया तो ये 2 से कटेगा, क्लियर कटेगा। मैंने लिखा 7590, अब इकाई पे क्या है दोस्तों, 0 है, तो अगर 0 भी आ रहा है तब भी 2 से कटेगा, 6 आ रहा है तब भी 2 से कटेगा। अगर मैंने लिखा है 8388, तो लास्ट में कितना आ रहा है दोस्तों, 8 आ रहा है, तो इसका मतलब लास्ट में अगर 8 है तब भी वो संख्या 2 से कटती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से कटती है। ये है 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब समझते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। 3 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 3 से किस प्रकार कटेगी, 3 से विभाज्यता कैसे आप चेक करेंगे। देखिए बहुत आसान है, इसको भी समझना। कोई भी संख्या दी गई है तो उसमें आप अंकों का योग कर लीजिए, जितने भी अंक हैं अंकों का योग, और अंकों को योग को 3 से भाग दीजिए। अगर ये पूरी तरह कट जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा 4923, अब इसमें आप अंकों का योग निकालिए, यानी कि 4 + 9 + 2 + 3 जोड़ दीजिए, कितना आया, 4 9 13, 2 15, 3 18 आ गया। और 18 को अगर आप 3 से काटेंगे तो ये पूरी तरह कट जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो संख्या दी गई है ये संख्या भी 3 से पूरी तरह कटेगी। तो कोई भी संख्या दी गई है उसके अंकों को जोड़ लीजिए और जो योगफल आ रहा है उसमें आप 3 से भाग दीजिए, और अगर पूरी तरह कट जा रहा है तो इसका मतलब वो संख्या 3 से कटती है। क्लियर हो गया, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता किससे देखना है, 4 से विभाज्यता, यानी कि कोई भी संख्या 4 से कब कटती है इसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, क्लियर है। देखिएगा 4 से विभाज्यता अगर पता करना है आपको तो आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मान लीजिए किसी संख्या में इकाई का जो अंक है और जो दहाई का अंक है, इन दोनों अंकों को आपको गौर करना है। अगर इकाई और दहाई का अंक मिला के जो 2 अंकों की संख्या बन रही है, अगर उस संख्या में 4 से भाग दिया जाए और ये पूरी तरह कट जाए तो इसका मतलब वो जो संख्या दी गई है वो 4 से विभाजित होती है। जैसे कि दे दिया गया 728 यानी 728। अब इसमें इकाई और दहाई के अंक को देखा जाएगा तो ये 28 है, और 28 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या दी गई है 728, ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लीजिए एक संख्या दे दी गई आपको 12,496। अब इसके लास्ट में जो इकाई और दहाई का अंक है ये दोनों अंक, इसको देखिए ये है 96। ठीक है, अगर आप 96 में 4 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या पूरी संख्या है ये 4 से कटेगी। तो इस तरह से आप 4 से विभाज्यता चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब हम देखना चाहेंगे आगे 5 से विभाज्यता। किससे, 5 से विभाज्यता, यानी कोई भी संख्या 5 से कब कटेगी इसके बारे में हमको जानना है। ध्यान से समझिएगा। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल सिंपल है कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, अगर इन दोनों में से कोई भी अंक इकाई पे है तो वो संख्या 5 से कटेगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 42,550, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों, लास्ट में आ रहा है 0। तो जब 0 लास्ट में तो ये पूरी संख्या 5 से कटेगी।
और इसी तरह से जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 97,135, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है देखिए आप, लास्ट में आ गया 5। तो इसका मतलब ये जो दी गई संख्या है ये 5 से कटेगी, 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्लियर है? 5 से विभाजिता इस प्रकार से चेक किया जा सकता है। ठीक, एक और समझ लेते हैं कि 6 से विभाजिता कैसे होती है, इसको समझिएगा। 6 से विभाज्यता, और विभाज्यता का नियम बहुत ज़्यादा नहीं समझना है। जैसे अब 7 से देखना होगा तो वो भाग देकर आप चेक कर सकते हैं, वरना ये नियम तो कठिन होता जाएगा 7 से 11 से। ठीक है, अभी आप 6 से देख लीजिए। जैसे ये तो सिंपल है। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है और साथ ही साथ 3 से भी कट रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्या 6 से पूरी तरह कटेगी। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं क्या, 5766। अब इसको चेक करिए, 2 से विभाजिता आप पढ़ चुके हैं, लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से कटेगा। अब जरा इसके अंकों को जोड़ लीजिए, 6 6 12 7 12 12 24 आ गया। तो ये 24 जो ये 3 से कट रहा है पूरी तरह, तो इसका मतलब ये जो संख्या ये 3 से भी कटेगी। तो ये संख्या 2 से भी कट गई और 3 से भी कट गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 6 से भी कटेगी। क्लियर है? इसको समझ गए आप? चलिए, आसान सा टॉपिक था, ये विभाज्यता का नियम हम लोग समझ चुके हैं। ठीक ना? अभी यूपी टेट में और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा इसके बारे में हमको समझना है। देखिए कहाँ से क्वेश्चन उठता है। अभी क्या है कि आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना यहाँ से पूछा जाता है। इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी कि अगर जैसे कोई संख्या दे दी गई, किस तरह की संख्या दी गई है इसको समझिएगा। जैसे हमने कहा कि एक संख्या दे दी गई कि 3414 और इसके पावर कर दिया गया 396, या हमने दे दिया 1010 और इसके पावर कर दिया गया 125, या दे दिया गया 23,212 ऐसे दे दिया गया और इसके पावर कर दिया गया 511। ठीक ना? अब आपको ये बताना है कि जरा बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका मतलब यह है कि आपको इकाई का अंक निकालना है। क्लियर है? इकाई का ही पूछा जाता है। अभी इसके लिए नियम समझते हैं, समझिएगा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसके नियम को समझेंगे। जैसे हमने लिख दिया 23,000, ठीक ना, 212 और इसके पावर हमने कर दिया 511। अब इसमें आपको निकालना है इकाई का अंक। तो एकदम आसान तरीका है, जो इसकी घात में संख्या दी गई है, यानी यहाँ पे जो 511 दिया गया है, 511 में आप 4 से भाग देंगे। जो भी संख्या का घात है उसमें आप 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक, 4 से भाग देने पर आप ये चेक करेंगे कि शेषफल कितना बच रहा है। ठीक, अब देखिए शेषफल कैसे निकलता है। भाग दीजिए, 4 एक कम 4 और यहाँ पे आया 1 और 1, 4 दूना के 8 और घटाएंगे तो अभी मिलेगा 3, 1 और 4 सता 28 और बच गया अभी 3। तो शेषफल कितना हो गया दोस्तों? शेषफल हो गया आपका 3। यहाँ तक तो कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो इकाई का अंक 2 है, 2 और यहाँ पे जो शेषफल आया है इसी को लगा दीजिए इसके पावर में, यानी 2 के पावर 3। अब यहाँ पे आप गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना कितना आया, 8 आ गया। तो इसका मतलब इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों? 8 होगा। आसान सा टॉपिक था, क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को एक बार बैक करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसको इकाई के अंक के पावर में करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो इकाई का अंक होगा। जैसे 8 आ गया। ठीक ना? चलिए अभी समझिएगा क्या करना है आपको, कि ये 4 से जो भाग का नियम है ना, ये किसी के साथ लगाया जा सकता है। हाँ, इसके कुछ थोड़ा और शॉर्टकट याद कर लीजिएगा। जैसे कि अगर किसी संख्या में ना इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है और इसके घात में कुछ भी हो, घात में
कुछ भी हो, इससे नहीं मतलब है। तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा, वही रहेगा। जैसे कि 1010 हमने लिया और इसके पावर हमने कर दिया 125। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है दोस्तों, 0 है, तो इसमें इकाई का अंक नहीं बदलेगा, इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, कैसे, 125 में आप दीजिए कितने से भाग, 4 से भाग, 4 तिहाई 12 कट गया पूरा, 5 उतरा, 4 एकम 4 यानी 1 आ गया। अब एक शेषफल बचा, अब 0 के पावर क्या करिए, 1 कर लीजिए, तो क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ठीक ना, क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर लास्ट में ऐसा है तो ठीक, अगर 0 1 5 6 है तो इकाई का अंक उसमें नहीं बदलता है, ठीक है। अभी एक चीज और समझ लीजिएगा, वैसे 4 वाला जो नियम है ना, उसी पे आप कमांड बनाइए, एक ही नियम याद करिए, उसी से करिए। हाँ, थोड़ा सा और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 4 है या फिर 9 है, इकाई का अंक 4 है या फिर 9 है, और घात अगर क्या है, सम है, घात क्या है, सम संख्या है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर घात क्या हो रही है, सम हो रही है, पहली कंडीशन ये है कि घात क्या है, सम है। तो जब घात सम होगी ना, तो इकाई का अंक या तो 6 आएगा और 1 आएगा। अब इसको समझिएगा, अगर संख्या के लास्ट में 4 है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 4 6 8 4 और इसके पावर हमने कर दिया 208। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट में कितना है, 4, और ये क्या है, सम है। जब सम होगा तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 9 हो जाएगा और यही रहेगा तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये नियम याद रखिएगा। अगर विषम है, घात क्या है दोस्तों, विषम है, तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 है तो लास्ट में इकाई का अंक 4 ही रहेगा, 9 है तो इकाई का अंक 9 ही आने वाला है। क्लियर हो गया होगा। अगर इसको आप चेक करना चाहें तो आप 4 वाला नियम लगा के चेक कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आगे चलेंगे। अगला क्या है दोस्तों कि जैसे एक टाइप का और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे हमको दे दिया गया 361 गुणा 269, फिर गुणा 1265, इसके बाद गुणा, फिर उसके बाद 34,678 ये दे दिया गया, फिर गुणा मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दे दिया गया। कहा गया कि इसको गुणा करिए और इसमें आप इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया इकाई के अंक पे। अब इसके लिए तरीका बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझना है। यहाँ से इकाई का अंक उठाएंगे 1, यहाँ से इकाई का अंक उठाएंगे 9, यहाँ से इकाई का अंक उठाएंगे 5, और यहाँ से इकाई का अंक उठाएंगे 8, और यहाँ से इकाई का अंक उठाएंगे 7। हल लिया। अब इसको गुणा करिए, 1 का गुणा 9 में, 9 एकम 9, आगे इसको लिखिए 5 गुणे 8 गुणे 7। अब 9 का गुणा 5 में, 9 पचा 45 आ गया। अब दहाई वाले को छोड़ देंगे, इकाई का अंक लेंगे 5, और यहाँ पे बचा 8 गुणा 7। अब 5 का गुणा 8 में कितना आ गया, 40। अब इकाई का अंक लेंगे यानी 0 गुणे 7। अब 7 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। क्लियर है। ये आसान सा सवाल था। इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो आपको यही काम करना है। 1 मिनट के अंदर लगने वाला सवाल है, आसानी के साथ लग जाएगा। ठीक है। चलिए, एक टाइप का और सवाल पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभी। वो कौन सा टाइप है कि जैसे विभिन्न अंकों की कुल संख्या है। क्या पूछा जाता है कि विभिन्न अंकों की कुल संख्याएं, अंकों की कुल संख्याएं। इसको समझिएगा। जैसे ये आपसे कह दिया गया कि 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है। ये पूछ दिया गया कि 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है। 2 अंकों की कुल संख्या अगर आपसे पूछ दिया गया, ये निकालना है। ठीक ना।
अगर आपसे पूछ दिया गया 3 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या, तो इसके लिए क्या करना है आपको, जब भी ऐसा पूछा जाए तो पहले आप 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए। 2 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 2 अंकों की दोस्तों, वो होती है 99 यानी कि 99। और फिर लिखिए 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या होती है 10, और इन दोनों को घटा दीजिए, घटाएंगे तो यह आएगा 89, और जो भी घटाना आ रहा है उसमें आप 1 जोड़ दीजिए यानी कि 90, यानी कि 90 ऐसी कुल संख्याएं हैं जो 2 अंकों की होगी। क्लियर। इसी तरह से अगर आपसे 3 अंकों की पूछ दिया जाए, 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या अगर पूछा जाए आपसे, तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान ये भी होगा। 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो होती है 999, और फिर लिखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो होती है आपका 100। अब क्या करिए, इन दोनों को घटा दीजिए, तो यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 8 बचा, 899 आ गया। अब जो आ रहा है उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी कि 900 कुल ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 अंकों की होती हैं। क्लियर है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अभी क्या है, कुछ और समझते हैं। जैसे देखिएगा कि अगर आपसे कह दिया जाए, कुछ फार्मूले याद रखिएगा। पहला, अगर आपसे कह दिया जाए कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्या का योग अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, जैसे प्रथम 1 + 2 + 3 प्लस ... ऐसे करके n तक पूछ दिया जाए, तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला बनता है n ब्रैकेट में n + 1 और बटा आपका हो गया 2। अब इसी को अगर पूछ लिया जाए कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग बताओ, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग बताना है आपको, तो बहुत आसान सा होगा कि जैसे 1 से लेके 50 तक ... करके कहाँ तक जाना है आपको, 50 तक। तो n का मान कितना यहाँ पे हो गया 50। अब फार्मूला होता है आपका कि n इन ब्रैकेट n + 1 और बाई हो गया 2। तो n का मान कितना आ गया दोस्तों 50 ब्रैकेट में 50 + 1 बटा 2। इसको सॉल्व करके आप बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। आसान सा टॉपिक है, यहाँ से हो जाएगा। ठीक ना। और कुछ ऐसे पूछ दिया गया, अगर मान लीजिए आपसे कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 का वर्ग दे दिया गया, प्लस 2 का वर्ग दे दिया गया, प्लस 3 का वर्ग दे दिया गया, प्लस ... करके n तक का वर्ग दे दिया गया, तो इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n + 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 और पूरे के बटा हो गया 6। याद रखिएगा। एक और फार्मूला याद रखिएगा कि अगर क्यूब में दे दिया जाए 1 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 प्लस ... करके दे दिया गया n के पावर 3, तो इसका फार्मूला बनता है दोस्तों n ब्रैकेट में n + 1 और बटा 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, आसान सा है क्वेश्चन एकदम, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। ये नंबर सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, इम्पॉर्टेंट तरीके हैं, क्या क्या चीज़ें नंबर सिस्टम में आपसे संख्या पद्धति वाले चैप्टर में आपसे पूछी जा सकती है, इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक ना। और अब इसी के साथ हम लोग आगे देखेंगे, तो आगे अगले स्लाइड में क्या देखने वाले हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे जिससे कि नंबर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए इसको देख लिया जाए, महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा 11,000
1111 समझिएगा, 11,000 1111 यही है कौन सा 11,1111 के अंतर्गत आता है, कौन सा लिखा जाएगा, इसको समझना है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, बहुत सिंपल है। पहले आपको लिखना है 11,000 पूरा लिखना है, फिर आपको लिखना है 1100 लिखना है, और फिर लिखना है 11, और इन तीनों को कर देना है जोड़। जब जोड़ेंगे आप तो आपको मिलेगा 1 1 1 और उसके बाद 2 और 1, यानी कि 12,100 ये मिला आपको। 12 11 11 11 यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलिए, ये समझ में आ गया होगा कि 11,1111 कैसे लिखा जाएगा, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीटेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि देखिएगा यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, जैसे कि लिखा गया है 1, फिर -1, फिर लिखा गया है +1, फिर लिखा गया है -1, फिर लिखा गया है +1, फिर लिखा गया है -1। इसमें है कि सम संख्यक पदों तक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सम संख्यक पदों तक। सम संख्यक का मतलब या तो 2 पद तक निकालें आप, या 4 पद तक निकालें आप, या फिर 10 पद तक निकालें। जब भी निकालेंगे सम संख्या के पदों तक ही निकालना है। तो जिसे हम मान लेते हैं कि ये 2 पद हो गया, 4 पद हो गया, 6 पद तो हम इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे +1 है, -1 कट जाएगा, फिर +1 से -1 कट जाएगा, फिर +1 से -1 कटेगा, बचा कुछ नहीं। सम संख्यक पदों में आंसर क्या होगा? 0। और अगर इसी को विषम संख्यक पदों तक कहा जाए तो इसमें +1 बढ़ेगा, तब जाके आंसर क्या होगा? +1। जब विषम संख्यक की बात करेगा तब, अगर सम संख्यक पूछ दिया गया तो आंसर होगा आपका 0। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 से संबंधित चीजें। 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 के जातीय मान का अंतर है। पहले आपको क्या करना है? 29,503 इसमें से 5 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। 5 का स्थानीय मान हो गया आपका 500। ठीक है, और साथ ही साथ 32,071 में 7 का जो जातीय मान होगा वो होगा दोस्तों 7। अब दोनों का अंतर निकालना है आपको। क्या निकालना है? अंतर। तो अंतर कैसे निकलेगा? 500 में से आप 7 को घटा दीजिए तो ये मिल जाएगा 493, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 493। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 डॉट डॉट कर अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो होती है 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। हाँ, इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को यदि कहा जा रहा है कि यदि 30,000 नहीं है, ये 3,28,000 में 28 इकाइयाँ हैं। क्या है दोस्तों? 28 इकाइयाँ हैं, 28,000 हैं। 28 इकाइयाँ और 28,000 प्लस दहाइयाँ। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 28 इकाइयाँ का मतलब 28 हो गया, अब प्लस 28,000 का मतलब हो गया 28 फिर 1000 यानी कि 3 0, प्लस दहाइयाँ क्या है? मान लीजिए कि यक्ष दहाइयाँ हैं। जो भी यक्ष में कितने का गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे तब जाके दहाई बनेगा। तो ये बराबर किसके आ रहा है? 3 0 0 0 2 8 के क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है। अब आप इन सबको उधर ले जाके माइनस कर दीजिए। तो 10
यक्स का गुणा होगा तो 10 बराबर, जब इसको माइनस करेंगे यानी कि 3 0 0 0 2 8 माइनस 28,028। अब ये माइनस हो जाएगा आपका, जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका बच जाएगा 10 बराबर 28,000। समझिएगा क्या है, 3,28,000 माइनस 28,028, यही है ना, 28,028 आपका है। क्लियर। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना बचा आपका कि 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 9 में से 2 को आप वापस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक ना। घटाना देख लीजिएगा, 8 में से 8 को घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 10 में से 8 घटाएंगे 2, फिर यहाँ पे बचा आपका 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7, और यहाँ पे बच गया आपका 272 बचा। अब इसके बाद क्या है कि आपको यक्स का मान यहाँ पे निकाल लेना है, तो 272, यानी कि ये कहीं पे दोस्तों मिस्टेक हो रही है, इसको ज़रा फिर से एक बार रिपीट करके देखते हैं, ध्यान से समझिएगा ये कैसे आ रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। तो अभी क्या मैंने बताया कि यहाँ पे समझिएगा, मैंने इधर कर दिया इसको, 28 इकाइयाँ हैं, 28,000 हैं, 28 दहाइयाँ हैं, तो खाली स्थान में क्या आएगा इसको भरना है। देखिए 28, यहाँ पे क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ये 3 0 नहीं बल्कि ये 2 0 होगा। ठीक ना। अब इसको लगाइए आप, अब यहाँ से 1 0 आपका हट जाएगा, ये वाला 0 हट जाएगा, कोई 1 0 ये हट गया, फिर मान लीजिए ये हट गया 0। अब आपका बचा 10 बराबर बचा कितना, 2000 बचेगा। और यहाँ से जब आप यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा दोस्तों 200, जो कि आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक संख्या के 100 के आधे से छोटी, यानी 100 का आधा कितना होता है, 50 से छोटी, और 4 दहाई, दहाई की जगह पे कितना होना, 4 और 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई और 5 दहाई, यानी 4 दहाई का मतलब 40 से शुरू होने वाली संख्या, 5 दहाई का मतलब 50, इसके बीच में है। ठीक ना। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है। देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से कम किस में होगा, 41, 42, 43, 44, और ये हो गया। इकाई का अंक जो है ये हमेशा दहाई के अंक से कम है, इसके बाद और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक ना। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, केवल 1 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 7 है, देखिए अब एक संख्या 1 कम वाली संख्या ये नहीं है, ये भी नहीं आएगी, ये है 1 कम वाली संख्या। अंकों का योगफल कितना है, 7, जोड़ लीजिए, 4 3 7 आ गया, तो अंकों का गुणनफल कितना होगा, 4 गुणे 3 कितना आने वाला है, 12 आने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि 1001 गुणे 111 बराबर 11,000 प्लस 11 यक्स है, तो पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान में संख्या क्या आएगी। देखिए ये गुणे के बाद खाली स्थान इधर छूटा हुआ है, इसमें कौन सी संख्या आएगी, बिल्कुल क्लियर रहिएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ठीक ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, आप समझिएगा। यहाँ पे दिया गया है 1001 गुणे 111 बराबर 11 बना के कितना जीरो है दोस्तों, 4 1 2 3 4 प्लस 11, और गुणे मान लेते हैं कि y यहाँ पे भरा जाएगा खाली स्थान में। ठीक ना। अब इसका गुणा कीजिए, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1 1 1, फिर 1 1 1,
और ये वाला इधर प्लस है बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 11 बना के फिर 4 जीरो हो जाएगा बराबर 11y। ये हो गया आपका। अब क्या करिए कि यहाँ से इसको घटा दीजिए। जब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 1 1 1 1 बराबर कितना आ गया 11 और यहाँ पे y। ठीक है, अब y का मान निकालना है तो इसको डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 1। क्लियर हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 101 बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि यदि ध्यान से क्वेश्चन को जितना केयरफुली आप पढ़ेंगे उतना बढ़िया से इसको सॉल्व कर पाएंगे। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 26,059 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे खाली स्थान है तो रिक्त स्थानों में संख्या। डायरेक्ट आप स्थानीय मान लिखिएगा। यहाँ पे 5 का स्थानीय मान हो गया 5,000 प्लस यहाँ पे 6 का स्थानीय मान हो गया 600 बराबर 7 गुणे हम मान लेते हैं क्या है y है। क्लियर है। इन दोनों को जोड़िएगा 5,600 आ गया यहाँ पे प्लस 7y। अब यहाँ से आप y का मान निकालेंगे तो ये 5600 में कितने से भाग देना है आपको 7 से। 7 बटे 56 यानी कि आ गया आपका कितना 800, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस खाली स्थान दहाई हो तो रिक्त स्थानों में संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। जैसे 112 इकाई का मतलब है 112 गुणे 1 प्लस 12,000 का मतलब है 12 गुणे 1,000 बराबर यहाँ पे ये संख्या लिखे 11,012। अब प्लस खाली स्थान में मान लीजिए कि y भरते हैं और दहाई की जगह पे कितना हो गया 10। ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन पीछे एक बार लगा दिया गया है। तो ये हो गया 112 प्लस 12,000 बराबर कितना आ रहा है 11,012 अब प्लस 10y। अब समझिएगा, इसको आप इधर लेके आइए तो ये हो गया 12,112 माइनस 11,012 बराबर 10y। जब इसको आप घटाएंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा 1100 बराबर 10y। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया तो बचा कितना 110, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा 110। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 10,000 10,100 10 दहाई बराबर है। समझिएगा 10,000 10,100 10 दहाई, बिल्कुल वही सवाल है। 10,000 फिर उसके बाद 10,100 फिर 10 दहाई, यानी कि 10 गुणे 10 यानी कि क्या करना है 100, 10 दहाई हो गया। ठीक ना। अब इसको जोड़िए 0 0 1 1 1, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे आप 1 1 1 0 0। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि 12,112 में को 11 और 13,223 को 13 से भाग देने पर शेष फलों का योगफल है। ठीक ना। देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल है। आप यहाँ पे भाग दे करके इसका शेषफल निकालेंगे, यहाँ पे भाग दे करके इसका शेषफल निकालेंगे। तो जब भाग दिया जाएगा तो क्या मिलेगा शेषफल, ये आपको समझना है। ठीक ना। जरा सा देख लिया जाए इसको कि अगर भाग देने पे कितना मिलेगा। देखिए जब इसमें भाग देंगे पहले वाले में तो भाग देने पर शेषफल आपको 1 मिलेगा और इसमें भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा 2।
तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर क्या है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 6 का स्थानीय मान इसमें हो जाएगा 6000 और 4 का अंकित मान हो जाएगा 4, यानी कि अंतर निकालना है तो 5996 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1,10,111 में 11 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। भाग दे करके आप इसमें शेषफल और भागफल दोनों निकाल लेंगे, ठीक ना। तो जो आएगा उसको आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुणनफल 102 गुणे 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। इसको समझिएगा, ठीक है। क्या घटाया जाए, तो पहले आपको क्या करना है कि 102 गुणे 201 कर लेना है। जब इसको गुणा कर लेंगे तो ये बन गया आपका टोटल कितना आएगा गुणा करने पर, ये आप बताएंगे। ये आ जाएगा 20,502, 20,502। और इसमें से कितना घटाया जाए कि क्या मिल जाए आपको, 19,999 मिल जाए, ठीक ना। तो इसमें से घटा दीजिए 19,999। जब इसको घटाएंगे तो ये आ गया आपका 503। अगर 503 को घटा दिया जाएगा तो 19,999 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि ये तो बहुत आसान है। 6,251, 6,521, 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। इसमें 5 का स्थानीय मान हो गया 50, इसमें 5 का स्थानीय मान हो गया 500 और इसमें 5 का स्थानीय मान हो गया 5,000। तो ये हो गया 5,5,5,0, यानी कि 5,550, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्वेश्चन नंबर 16 को समझिएगा, देखिएगा। -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 का 1000 पदों तक योग है। इसका निकालिएगा। आसान तो है लेकिन थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये कैसे निकलेगा, ठीक ना। अगर इसको कर लिया जाएगा तो बहुत ही समझिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा ब्रश की साइज कम कर लेते हैं। देखिए क्या करना है आपको कि माइनस वालों को एक तरफ कर लेना है, माइनस वाले को एक तरफ कर लेना है और प्लस वाले को एक तरफ कर लेना है, ठीक ना। जैसे -1 -3 -5 -7 माइनस करके इस तरह से कहाँ तक होगा, -999 तक हो जाएगा। क्लियर है। ये यहाँ तक कर लेंगे और उसके बाद प्लस इसमें क्या करना है, प्लस वाले को एक तरफ कर लीजिए। 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट करके कहाँ तक लास्ट में 1000 आएगा, ठीक ना। अब समझिएगा ये पदों की संख्या कितनी होगी, 500 होगी और इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 500। ऐसे अलग अलग आप कर सकते हैं, ठीक ना। देखिएगा यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो मिल जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 +999। फिर प्लस यहाँ पे है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट करके ये कहाँ तक जाएगा, 500 तक। क्लियर है। नए पेज पे देखेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। आगे क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि जैसे आपको मिल गया है -1 + 3 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 करके कहाँ तक है, ये 900
999 तक है दोस्तों, ये कहाँ तक है 999 तक है, ठीक ना। चलिए 999 तक लिखते हैं, 999 तक हो गया। अब इसके अलावा प्लस जो दूसरा टर्म है 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस ऐसे कर करके 2 प्लस कहाँ तक है, ये 500 तक है, ठीक ना। अब इसके पदों का योग निकालते हैं। जैसे देखिए ये विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। n का मतलब ये एक एक पद गैप करके हैं, तो 1000 पदों तक जाना है, तो ये 500 पद होंगे, तो 500 स्क्वायर हो गया, ठीक ना। प्लस 2 है, 2 को कॉमन करिए, और ये सम पद वाला हिस्सा है, इधर वाला देखिए ये सम पद वाला है, सम पदों का योग होता है, या प्राकृतिक है ना, 1 2 3 ऐसे प्राकृतिक चलेगा, तो यानी ब्रैकेट फार्मूला होता है यान ब्रैकेट n + 1/2, ठीक ना। अभी 500 का 5 बचे 25, फिर 0 0 0 0 और माइनस सामने लगा हुआ है, प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे n का मान कितना आप रखेंगे, n का मान 500 रखेंगे, तो 500 ब्रैकेट में 501 और बटा 2, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये 250 आ गया। 250 का जब 501 में गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 25 0 500। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 500, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, इसमें 500 ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 500। क्लियर है। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है कि आसान सा क्वेश्चन है कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है, इसको आप लगाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हाँ देखिएगा इसको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1 का स्क्वायर, यह है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके 9 का स्क्वायर बराबर कितना है 285। तो पूछा जा रहा है कि 0.11 का स्क्वायर, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके लिए क्या किया जाए, कैसे इसको आप लगाएंगे, ठीक। पहले देखिए क्या करना है आपको कि यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, 0.11 का स्क्वायर को कर लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे बच गया आपका 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 से गुणा करके आप निकाल सकते हैं 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे डॉट डॉट करके ऐसे कितना बचेगा 9 का स्क्वायर तक बचेगा। अब इसके बाद 0.11 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.121 आएगा, गुणे इसका मान दिया गया है आपको 285, तो जब इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3.4485, यानी कि 3.4485, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सिंपल सा है कि सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जो ऋण के अलावा है, ठीक है, ऋण नहीं है, तो इसका आंसर होगा 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्लियर है, क्योंकि 1 को आप लेते नहीं है, 1 ना तो भाज्य में है ना तो अभाज्य में। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, थोड़ा देखिए ये क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बराबर है, ये सही से प्रिंट नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था, ये अब क्वेश्चन ही नहीं है तो इसको लगाया कैसे जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के लिए a व b के लिए a के पावर b बराबर 125 है, तो b के पावर a का मान क्या होगा। देखिए a के पावर b है बराबर कितना है 125, तो जरा 5 को एज्यूम करिए, 5 के पावर अगर 3 है तो 5 पचे 25 पचे हम 125 ये आ गया। तो अब आपको उल्टा करके निकालना है 3 के पावर 5। जब 3 के पावर 5 करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे
3 गुणे 3 5 बार हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 तियाँ 81 तियाँ 243, तो ये मिल गया आपको 243, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। जैसे अगर कोई भी पूर्णांक है, अगर आप उसका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 या 8 नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी में 2 है। तो यानी कि 2 नहीं हो सकता है, ये संख्याएं नहीं होंगी किसी भी आप पूर्णांक का वर्ग करेंगे। जैसे पूर्णांक मान लीजिए 24 है, 24 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। क्लियर है। इस तरह से संख्याएं मिलेंगी, यानी कि 2 3 7 8 मिलने की संभावनाएं नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1 + 2 + 3 + (10) -50 का मान कितना है। बिल्कुल आसान सा है कि 1 + 2 + 3 + 10 तक, यानी कि फार्मूला लग जाएगा आपका n इन ब्रैकेट n + 1 और बाई हो गया 2। n का मान कितना आप रखेंगे 10, यानी 10 ब्रैकेट में 10 और 1 मिलके कितना हो गया 11 और बटा 2, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा। 11 × 5 = 55 आ गया, और 55 में से कितना घटा देना है आपको 50, यानी कि मिल गया 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक ना। अब देखिए क्या करना है, ये तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लस जब निकालेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका लस आप निकालेंगे तो लस आ जाएगा 432। ठीक ना। लेकिन आपको जाना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है कितना, ये 1 लाख होती है। 5 अंक नहीं 10,000 होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और इसमें आप क्या जोड़ेंगे 432 को जोड़ देंगे तो ये मिल गया 10,432 मिल गया। अब इस 10,432 में से जो इसका शेषफल आ रहा है, 432 से जब आप इसको भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा उसको घटा देना, यानी 64 शेषफल को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा 10,368। वैसे दोस्तों इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं क्लियर बता रहे हैं क्योंकि अभी आपको लस लेना बताना है, ये अगले वीडियो में आएगा, रिपीट होगा क्वेश्चन, तो वहाँ पे इसको बताया जाएगा कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद लास्ट क्वेश्चन है 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या है। 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, जितने अंकों को पूछा जाए उतना बार 9 बना दीजिए, और न्यूनतम यानी कि 1 बना के 3 जीरो आप लगा दीजिए। अब इसका योगफल निकालना है तो 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया और 10, यानी 10,999। तो 10,999 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। हाँ तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा एक चैप्टर फिनिश हो गया है। कौन सा चैप्टर फिनिश हुआ है आपका, संख्या पद्धति। कौन सा चैप्टर दोस्तों, संख्या पद्धति को हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब हम लोग अगली वीडियो में, और इसी के साथ अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।